हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन। वेलकम टू आवर चैनल न्याय दृष्टि। देखिए, आज मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? देखिए, इसे समझने से पहले आपको आर्टिकल 13 को समझना चाहिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सेज दैट ऑल लॉज in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of part 3, shall to the extent of such inconsistency be void। यानी कि ये कह रहा है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र में प्रवर्त जितनी भी विधियां थी वो उस मात्रा तक जहां तक कि ये हमारे भाग 3 से विरोधाभासी असंगत हैं, शून्य हो जाएंगी। Article 13 clause 2 says that the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। यानी कि 13 clause 2 हमें ये कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार से असंगत हो या उसको न्यून करती हो या छीनती हो। और यदि राज्य कोई ऐसा विधि बनाता है तो वो उस मात्रा तक, यानी कि विरोधाभासी, जहां तक कि वो विरोधाभास करेगा मूल अधिकारों का, वहां तक ये हो जाएगा शून्य। लेकिन इसका मतलब ये जानिए कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, यानी कि संविधान पूर्व विधियों की, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, यानी कि संविधानोत्तर विधियों की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 को आप देखें तो इसमें एक टर्म आ रहा है लॉ, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है विधि। लेकिन हमें ये देखना है कि जो विधि, ये टर्म जो लॉ है, इसको कहीं परिभाषित किया हुआ है तो बिल्कुल इसे डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ए में। और यदि आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें पता चलता है कि लॉ में क्या क्या बातें आती हैं। तो इसमें लिखा है लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजर्स हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि हमें जानना है कि विधि में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 13(3)(a) पढ़ लेना चाहिए। लेकिन यदि आप इसे अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन को इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए, लेकिन अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और यहां पर हमारा टॉपिक आ रहा है कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, यानी कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। और इसके लिए आपको पहला केस हमारे सामने आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारा था 1951 सुप्रीम कोर्ट का, जो 458, यानी कि पेज नंबर यहां पर कौन सा था, ये था 458। अब ध्यान देते हैं इसमें जो शंकरी प्रसाद केस है, इसमें इसे ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, मैं आपको समझा दूं। ये केस आया क्यों था। हमारी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट किया था 1951 में। और इसमें क्या हुआ, इस फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने क्या किया, जो आर्टिकल 31 था उसमें हमने दो नए क्लॉज आगे जोड़ दिए, यानी कि नए आर्टिकल जोड़ दिए, आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B। और साथ ही साथ हमने 9th शेड्यूल भी जोड़ा, यानी कि ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक नया शेड्यूल, यानी कि 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया। और इनके पीछे, इनको इंट्रोड्यूस करने के पीछे पार्लियामेंट का ऑब्जेक्ट था, जो कुछ हमें लैंड रिफॉर्म्स करने थे तो उनको एक तरीके से हमें सेफगार्ड देना था, हमें संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। और अब हम इसमें जो भी हमने लैंड लॉस के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट जोड़े, उसके रिगार्डिंग जो हमारी पार्लियामेंट थी वो लॉ बना सकती थी लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे, भले ही हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हों। और इसे हमने ये आर्टिकल और शेड्यूल जोड़ के हमने इनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। लेकिन इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमारे पिटिशनर शंकरी प्रसाद ने चैलेंज कर दिया इस आधार पर कि ये जो आपने लॉज बनाए हैं, ये जो आपने अमेंडमेंट किया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 आपको ऐसा करने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को संवैधानिक माना, कॉन्स्टिट्यूशनल माना, और उनका ये कहना था कि आर्टिकल 13(3)(a) में जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है
उसमें अमेंडमेंट नहीं आता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट नहीं आता। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकती, लेकिन अमेंडमेंट करके ऐसा कर सकती है। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 में जो टर्म लॉ को डिफाइन लॉ को यानी कि लॉ को मेंशन किया गया है वो उसमें अमेंडमेंट नहीं आता है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 2 के प्रोविजंस केवल लॉ पे अप्लाई होते हैं, अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होते। यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती, लेकिन अमेंडमेंट करके ऐसा कर सकती है। इसके बाद हमने दूसरा एक केस आया था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और ये केस लगभग 14 साल बाद आया था 1965 में। देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो हमारा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था। 17th अमेंडमेंट 1964 को यानी कि हमने पार्लियामेंट ने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया 1964 में। और इसमें क्या किया, इसमें पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31 में और साथ ही साथ शेड्यूल 9 में फर्दर अमेंडमेंट किए। और अमेंडमेंट करके इसमें जो केरल स्टेट है और जो मद्रास स्टेट है वहां पर भी लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट एड ऑन किए, यानी कि इनको भी हमने संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया मद्रास और केरल स्टेट के लिए। और उसमें भी ये बात लिख दी गई कि हम मद्रास में और केरल में लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे कोई भी लॉ बना सकते हैं, भले ही आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। और इस 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पिटिशनर सज्जन सिंह ने चैलेंज कर दिया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट नहीं आता। यानी कि वही कॉन्सिक्वेंस, वही प्रीवियस जजमेंट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकती, लेकिन अमेंडमेंट करके ऐसा कर सकती है। इसके बाद तीसरा केस आता जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये 1967 का है। 1643 का ये है, 1643 का। इस केस में क्या हो मैं आपको समझा दूं। इस केस में अगेन जो हमारा 17वां संवैधानिक संशोधन है, सेम 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964, इसको चैलेंज किया गया था, इसको चैलेंज किया गया था दोबारा। और यहाँ पर ग्राउंड्स वही था कि जो आपने ये अमेंडमेंट किया है ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के का विरोध करता है, उसके कंट्रावेंशन में है। लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस दोनों जजमेंट को कहीं ना कहीं ओवररूल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये माना कि आर्टिकल 13 3A में जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है उसमें अब अमेंडमेंट भी आता है। यानी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस दोनों जजमेंट को ओवररूल करते हुए अब ये मान लिया कि 13(3)A में लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट भी आता है। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि यदि आपने लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट या संशोधन को भी लिया है तो अब आप जैसा 13 क्लॉज 1 और 2 कह रहा है और स्पेशली 13(2) कह रहा है कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो हमारे पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट हो या उसको न्यून करता हो या उसको छीनता हो। तो अब चूंकि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट भी आ चुका है तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि पार्लियामेंट ना तो लॉ बना के ना अमेंडमेंट करके आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है। और इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि आर्टिकल 13(3)A में लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आता है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि पार्लियामेंट अब ना लॉ बना के ना ही अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है इसमें कि इसमें एक डॉक्ट्राइन प्रपोज किया गया था जिसे प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग थ्योरी बोलते हैं, यानी कि भविष्यलक्षी विनिश्चय का सिद्धांत बोलते हैं। तो प्री में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग थ्योरी है उसे किस केस में प्रपोज किया गया था, तो आप बता सकते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। और ये भी जान लीजिएगा कि इसमें कितने जजेस की बेंच थी, इसमें 11 जजेस बेंच थी, 11 जजेस बेंच थी। और इसमें जो जजमेंट आया था वो
6-5 के मेजोरिटी से इसमें जजमेंट आया था। और इसमें आप ये सब भी जानते हैं कि इसमें चीफ जस्टिस जो थे वो चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुब्बाराव जी भी थे, यानी कि इस 11 जजेस की इस जो बेंच है इसमें चीफ जस्टिस सुब्बाराव जी भी थे। इसके बाद हमारा यानी कि फाइनली अब ये समझ जाइए कि अब पार्लियामेंट ना लॉ बना के ना अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता था। इसके बाद इससे इंपैक्ट ये आया कि पार्लियामेंट ने सोचा कि भाई अभी तक इस जजमेंट से पहले हम चलो लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन अमेंडमेंट करके ऐसा कर पा रहे थे। लेकिन इस जजमेंट की वजह से पार्लियामेंट की जो ये पावर थी ये खत्म हो गई। अब यहाँ पर पार्लियामेंट ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, तो उसके लिए जो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके 1971 में आपने ये अमेंडमेंट किया और इसमें आपने आर्टिकल 13 में जो अब तक सिर्फ 3 क्लॉजेस थे उसमें आपने एक नया क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस कर दिया और साथ ही साथ आपने आर्टिकल 368 में जिसमें सिर्फ 2 क्लॉज थे उसमें एक नया क्लॉज 3 इंट्रोड्यूस कर दिया और उसमें सीधे सीधे ये बात लिख दी कि देखिए आपको ये पता है कि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करता है और आर्टिकल 13 लॉ की बात करता है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। लेकिन अब पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट करके एक तो आर्टिकल 13 में नया क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 में नया क्लॉज 3 जोड़ दिया और सीधे सीधे ये बात लिख दी कि देखो भाई लॉ अलग है और अमेंडमेंट अलग है, आप इन दोनों को आपस में इंक्लूड मत करो। तो इस जजमेंट का इंपैक्ट ये आया कि जो अब तक लॉ और अमेंडमेंट को हमने एक मान लिया था प्रीवियस जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, लेकिन अब सीधे सीधे पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिख दी कि देखो भाई लॉ अलग है अमेंडमेंट अलग है, यानी कि आप अमेंडमेंट को लॉ की डेफिनेशन में नहीं ला सकते। तो इस अमेंडमेंट का ये फैक्ट आया कि जो लॉ और अमेंडमेंट है ये अब अलग अलग हो गए। इसका मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि पार्लियामेंट लॉ बना के तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती जैसा 13(2) कह रहा है, लेकिन 13 क्लॉज 2 कह रहा है, लेकिन अब चूंकि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट नहीं आएगा तो अमेंडमेंट करके जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। अब इस बात को भी आगे देखिएगा। इसके बाद एक बहुत ही लीडिंग केस आपके सामने आ रहा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नाइनटीन 1973 का आपके सामने एक केस आ रहा है। इस केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, संवैधानिक माना, लेकिन उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और वो रेस्ट्रिक्शन था बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, यानी कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है पार्लियामेंट ने जो 24th अमेंडमेंट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अमेंडमेंट करके आप संविधान के मूलभूत ढांचे को या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अब तक की जो लार्जेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट की है वो किस केस में थी, तो ये आप सब जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, और इसमें चीफ जस्टिस सीकरी भी इसमें इंक्लूड थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है वो किस केस में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो केशवानंद भारती में। और ये भी पूछा जाता है कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे किस केस में चैलेंज किया गया था, तो ये केशवानंद भारती केस है। इसमें 24th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पे ये लगा दिया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पार्लियामेंट ने देखा कि भाई अब इससे प्रॉब्लम ये आ गई कि पार्लियामेंट के ऊपर जो उसकी अमेंडमेंट पावर थी उस पर कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, एक तलवार उसके ऊपर लटका दी गई। और पार्लियामेंट को अब ये डर लग रहा था कि यदि हम फर्दर कोई अमेंडमेंट करेंगे तो हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक युक्ति निकाली और उन्होंने फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में एक 42nd अमेंडमेंट किया, 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं 42nd अमेंडमेंट को। और उसमें उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 368 में अब नए 2 क्लॉजेस जोड़ दिए, आर्टिकल 368(4) एंड आर्टिकल 368(5). अब इसमें इन्होंने देखिए
इन्होंने बहुत खतरनाक यहाँ पर प्रोविजन रखे 368 4 और 5 में, और यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, यानी कि जो संसद की संशोधन शक्ति है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। और 368 में लिख दिया नो रेस्ट्रिक्शन शैल बी इम्पोज ऑन द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की जो संशोधन शक्ति है उसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्बंधन या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि केशवानंद भारती पे उनके ऊपर एक बेसिक स्ट्रक्चर का रेस्ट्रिक्शन लग गया था, लेकिन उन्होंने 368 क्लॉज 5 में ये बात सीधे सीधे लिख दी कि नो रेस्ट्रिक्शन शैल बी इम्पोज ऑन द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं ये दो जो अमेंडमेंट थे वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ने अपने आप को एक तरीके से अमेंडमेंट को लेके अपने आप को डिक्टेटर बनाने की कोशिश की कि यानी कि हम कुछ भी अमेंडमेंट करें ना तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज करोगे और हमारे इस अमेंडमेंट पावर पे आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके बाद इस 42nd अमेंडमेंट को हमने चैलेंज कर दिया मिनर्वा मिल्स केस में। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो 1980 में आया था। और इसमें भी जान लीजिएगा, इसमें जो जजमेंट आया था वो 4-1 की रेशियो में आया था, और इसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे इसमें। और इसमें हमने 42nd अमेंडमेंट, वो भी जहां तक इनका मसला है वहां तक हमने मिनर्वा मिल्स में इसको चैलेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो यहां तक जो रिलेटेड है, तो उस 42nd अमेंडमेंट को वहां तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, ये कहते हुए कि यदि जो आपने आर्टिकल 368 4 और 5 जोड़े थे वो हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करते थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 42nd अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो फाइनली ये हमारा यहाँ पर जो डिस्प्यूट था ये कंप्लीट यहां पर हो रहा है। लेकिन फिर हमारा वही क्वेश्चन आ रहा है, यदि मैं कंक्लूजन की बात करूं, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो इसमें आपको जो कंक्लूजन बताना है वो केशवानंद भारती जजमेंट बताना है। यानी कि इसमें ये आया था कि यस, आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, मूल यानी कि जो संविधान में संशोधन कर सकते हो, और संविधान में संशोधन करके आप जो फंडामेंटल राइट्स उसको वायलेट भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है, और मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर बड़ा फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको समझा दूं कि हमारा जो चैनल है न्याय दृष्टि, ये देखिए जुडिशरी और एपी की बहुत अच्छे से तैयारी कराता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, यदि आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हमारे यूपी और बिहार जुडिशरी और यूपी उत्तराखंड और बिहार एपीयू के लिए हमारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, जिसमें जनरल नॉलेज और जो लॉ के हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कराए जाते हैं। और जैसे यूपी में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आते हैं, उसके भी हमारे अलग से बैचेस चल रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल के साथ और इस हमारे न्याय दृष्टि कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।